नमस्कार दोस्तों, दिव्य साहित्य संग्रह में आपका फिर से स्वागत है। आज हम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे जी के सामान्य परिचय के साथ उनकी विभिन्न कविताएं संदर्भ प्रसंग व्याख्या सहित आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। देखते हैं सामान्य परिचय बिना देरी के साथ। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे है ना। 1911-1987 अज्ञे प्रयोगवाद और नई कविता के प्रवर्तक कवियों में प्रवर्तक है ना। प्रयोगवाद के प्रवर्तक कवि अज्ञे जी को माना जाता है। उनका जन्म 9 मार्च 1911 को देवरिया उत्तर प्रदेश जिले के काश्या के एक पुरातात्विक उत्खनन शिविर में हुआ था, जहां उनके पुरातत्वविद पिता हीरानंद शास्त्री उत्खनन कार्य का देखरेख कर रहे थे है ना। उनके पिताजी का नाम क्या था? हीरानंद शास्त्री। उनका बचपन अधिकतर लखनऊ, कश्मीर, बिहार और मद्रास में बीता। उनकी शिक्षा मद्रास और लाहौर में हुई। बीएससी के बाद अंग्रेजी में उन्होंने क्या किया? एमए करते समय वे क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लेने के कारण गिरफ्तार हुए और 1930 से 1934 तक जेल में रहे। इस दौरान उन पर मुकदमा चलता रहा। दिल्ली जेल में वे कालकोठरी में बंद रहे। यही रहकर मुकदमा चलता रहा। दिल्ली जेल में कालकोठरी में बंद रहे, यही रहकर क्या उन्होंने साहित्य के अलावा दर्शन, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र और कानून का अध्ययन किया। चिंता संग्रह की कविताएं लिखी और अपना विख्यात उपन्यास शेखर एक जीवनी पूरा किया है ना। उनका विख्यात उपन्यास है शेखर एक जीवनी, जिसमें शेखर के बारे में, उसके जीवन के बारे में उन्होंने बताया हुआ है। जेल में बिताए समय उनके लिए घोर आत्म मंथन, शारीरिक यातना और स्वप्न भंग की पीड़ा का दौर था। 1936 में अज्ञे सैनिक पत्रिका के संपादक मंडल में शामिल हुए तथा 1937-38 में विशाल भारत से जोड़कर कलकत्ता में रहे। 1943 से 1946 तक वे सेवा में कैप्टन के रूप में दाखिल होकर कोहिमा मोर्चे पर तैनात रहे। फिर सेवानिवृत्त होकर 1947 में इलाहाबाद से प्रतीक नामक पत्र निकाला। 1950 में उन्होंने आकाशवाणी दिल्ली में नौकरी शुरू की। 1961 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय अमेरिका में भारतीय संस्कृति और साहित्य के अध्यापक हो गए। वहां से लौटने के बाद 1965 में उन्होंने साप्ताहिक दिनमान का संपादन संभाला, लेकिन बाद में उसे छोड़ दिया। अनेक सम्मानों के अलावा वे ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किए गए। अज्ञे ने दुनिया के अनेक देशों की यात्राएं की। उनका साहित्य अनेक आयामी है। उन्होंने कविता के अलावा कहानी, उपन्यास, यात्रा वृत्तांत, नाटक, आलोचना, निबंध आदि विधाओं में महत्वपूर्ण लेखन किया। 4 अप्रैल 1987 को उनका निधन हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। उनकी प्रमुख कृतियों में देख लेते हैं। काव्य भग्नदूत 1933, चिंता इत्थलम, हरिघा, क्षणभर, बावरा हेरी, इंद्रधनु, रौंदे हुए 1957, अरुसो, करुणा प्रभामय, आंगन के पार द्वार, कितनी नाव में कितनी बार है ना। कहानी है विपतगा 1937, परंपरा, कोठरी की बात, जयदौल 1951, ए तेरे प्रतिरूप। उपन्यास देखते हैं उनके शेखर एक जीवनी, 2 भाग है। पहला भाग 1940, दूसरा भाग 1944 में प्रकाशित हुआ। नदी के द्वीप अपने अपने अजनबी। निबंध में त्रिशंकु 1945, आत्मनेपद 1908, आलवाल 1972, यात्रावृत्त, एक बूंद सहसा उछली, अरे यायावर रहेगा याद। क्या है ये? यात्रा वृत्तांत है। अज्ञे नई कविता के शलाका पुरुष कहे जाते हैं ना। शलाका पुरुष किसे कहा जाता है? अज्ञे जी को। उन्होंने स्वयं नई काव्यधारा के प्रवर्तन का श्रेय नहीं लिया, यद्यपि वे इसके प्रमुख रचनाकार हैं। उन्होंने काव्येतर विधाओं में भी नई प्रवृत्तियों को उद्घाटन किया है। उनकी आरंभिक कविताओं पर छायावाद का प्रभाव दिखाई देता है, किंतु नवीनता के आग्रह ने उन्हें कविता की नई दिशाओं के खोज के लिए प्रेरित किया। 1943 में उन्होंने 7 युवा कवियों के संकलन तार सप्तक का संपादन किया। इसमें संकलित कवियों ने तब की मान्य काव्य परिपाटी से असहमति जाहिर करते हुए कविता में नएपन और प्रयोगशीलता पर बल दिया। नए ढंग की कविताओं को प्रयोगवाद कहा गया है ना। नई नई छंद, मुहावरे, लोकोक्ति सभी का प्रयोग करके क्या है, नई कविता का
सृजन किया गया, जिसे प्रयोगवाद कहा गया है ना। अज्ञे ने तार सप्तक की भूमिका में प्रयोगशीलता का आग्रह तो किया, लेकिन उसे वाद या विचारधारा मानने से इनकार करते हुए जोर दिया कि सातों कवि किसी एक स्कूल में नहीं हैं, उनमें मतज्ञ भी नहीं है, वे राही नहीं हैं, राहों के अन्वेषी हैं। आगे चलकर अज्ञे ने दूसरा सप्तक 1951 और तीसरा सप्तक 1959 में भी प्रकाशित किया है ना। दूसरा सप्तक कब 1951 और तीसरा सप्तक 1959 में प्रकाशित किया। दूसरा सप्तक के प्रकाशन के बाद उनके आग्रह पर प्रयोगवाद को नई कविता के नाम से जाना गया है ना। प्रयोगवाद में को नई कविता के नाम से जाना जाता है। अज्ञे हिंदी में आधुनिकतावाद के पुरस्कर्ता भी माने गए हैं। वे अपनी सोच और तकनीक में आधुनिक है। उन्होंने आत्मबोध को नए साहित्य में प्रतिष्ठित किया। व्यक्ति स्वतंत्रता को उन्होंने साहित्य की रचनात्मक संवेदना के केंद्र में स्थापित करने की चेष्टा की। व्यक्तित्व की अद्वितीयता अज्ञे के सृजन कर्म का प्रेरक है। सिद्धांत ही नहीं, लक्ष्य भी मालूम पड़ता है। भग्नदूत और चिंता के छायावादी आत्मबोध का विस्तार स्वतंत्र की खोज के बौद्धिक आग्रह में दिखाई देता है। उनकी बाद की रचनाओं में बावरा हेरी, इंद्रधनु, रौदे हुए, अरिश ओ करुणा, प्रभामय, आंगन के पार द्वार आदि में यह खोज ही रूपायित होती है। इनमें प्रकृति, चित्र, प्रेम, समर्पण, आत्मदान, मौन, रहस्य को सूक्ष्मतर ढंग से व्यक्त किया गया है। अहम के विसर्जन पर बल क्रमशः बढ़ने लगता है, किंतु व्यक्तित्व की अद्वितीयता का आग्रह बना रहता है। कवि की अंतर्मुखता नव रहस्यवाद के दायरे में घिरने लगती है। अज्ञे अत्यंत संवेदनशील है, कलाकार थे। वे मौन के अर्थ संकेतों की काव्य अभिव्यक्ति को महत्वपूर्ण मानते थे। उनकी दृष्टि में शब्दों के अर्थगर्भ उपयोग की चरम परिणति अर्थगर्भ मौन में होती है। उनकी कविता का स्थापत्य तरासा हुआ और सौष्ठवपूर्ण है। उनका सौंदर्य बोध विराटता है और अभिजात्य के प्रभामंडल में आकार लेता एक आत्मसंस्था कवि का सौंदर्य बोध है। देखते हैं उनकी कविताएं हम संदर्भ प्रसंग सहित आपके समक्ष प्रस्तुत करने वाले हैं, है ना। ध्रुवांचल है ना, इस कविता का हम संदर्भ प्रसंग के साथ आपके सामने इसका व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। ध्रुवांचल। पासर गिरी का नम्र चिड़ों में डगर चढ़ती उमंगों सी, बिछी पैरों में नदी ज्यों दर्द की रेखा, विहक शिशु मैं मौन नीड़ों में, है ना। मैंने आँख भर देखा, दिया मन को दिलासा, पुनः आऊँगा भले ही बरस दिन अनगिन युगों के बाद, है ना। देखते हैं इसमें अज्ञे जी क्या कह रहे हैं प्रस्तुत पंक्तियों में। इसके संदर्भ में हम देख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियाँ अज्ञे द्वारा रचित कविता ध्रुवांचल, है ना। कौन सी कविता है ये? ध्रुवांचल। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ, ये जो प्रस्तुत पंक्तियाँ हैं वो क्या है? अज्ञे द्वारा रचित कविता ध्रुवांचल से लिया गया है ना। इनमें हम प्रसंग के रूप में बता सकते हैं कि इन पंक्तियों में कवि ने क्या बताया है? मनुष्य क्षण भर प्रकृति का सामीप्य पाकर, है ना, प्रकृति को अपने समीप पाकर प्रसन्न होता है और इस सुख को क्या है वो बार बार पाना चाहता है, पुनः पाना चाहता है ना। हम देखते हैं पासर गिरी का नम्र चिड़ों में डगर चढ़ती उमंगों सी, है ना। कह रहे हैं कि पर्वत के पीछे नम्र के चिड़ पेड़ लगे हैं। पासर गिरी, पर्वत के पीछे नम्र चिड़ के पेड़ लगे हुए हैं। डगर चढ़ती उमंगों सी, हमारे मन में जैसे उमंग उठती है उसी प्रकार क्या है? बिछी पैरों में नंदी ज्यों दर्द की, उसी प्रकार नंदी में उमंगों के समान ही क्या है? लहरें उठती है और जो नंदी के पैरों को क्या है? स्पर्श कर रही है ना। मनुष्य का जीवन संघर्ष से मुक्त हो, है ना। विहक शिशु मन नीड़ों में मैंने आंखें भर देखा। कह रहे हैं कि मनुष्य के जीवन संघर्ष से मुक्त हो, विहक शिशु मन नीड़ों में मैंने आंखें भर देखा, है ना। कि कवि घोंसलों में पक्षी के बच्चों को खामोश मौन बैठे हुए आंख भर देखता है ना। विहक शिशु मौन नीड़ों में, जो उस वृक्ष में जो क्या है पक्षी के बच्चे खामोश बैठे हुए हैं ना, मौन रूप में जो बैठे हुए हैं, उसे मैं आंखें भर के पूरे आराम से बैठ के आंखें भर देखता हूँ, देखा है ना। अपने मन को क्या दिलासा दे रहा है? दिया मन को दिलासा पुनः, है ना। और कवि क्या अपने मन को दिलासा देता है, सांत्वना देता है
आऊँगा भले ही बरस दिन अनगिन युगों के बाद, है ना। कह रहा है कि मैं पुनः आऊँगा भले ही कितने भी दिनों अथवा वर्षों बाद आऊँ, है ना। भले ही बरस दिन अनगिन युग के बाद, भले ही क्या है, कितने भी दिन हो, कितने भी वर्ष बीत जाए, मैं पुनः आऊँगा, है ना। तो वो क्या हुआ है, पासा रुगरी का नम्र चिड़ों में डगर जड़ती उमंगों सी। कह रहे हैं कि पर्वत के पीछे क्या है, पासा रुगरी, है ना। तो पर्वत के पीछे नम्र के चिड़ हैं, नम्र चिड़ चेक पेड़ लगे हुए हैं, डगर चढ़ती उमंगों सी। जैसे हमारे मन में जैसे उमंगें उठती है, उसी प्रकार नंदी के मनों में भी, है ना, नंदी में भी उमंग के समान ही लहरें उठती है। बिछी पैरों में नंदी ज्यों दर्द की रेखा। कह रहे हैं नंदी पैरों का स्पर्श कर रही है ना। मनुष्य के जीवन संघर्ष से मुक्त हो। विहक शिशु मौन नीड़ों में, और वो जो वृक्ष लगे हुए हैं ना, उसी में क्या है, जो चिड़ियों के पक्षियों के बच्चे हैं, उसे मैं आंखें भर के देखता हूँ। दिया मन को दिलासा पुनः, और क्या कहते हैं, मैं पुनः अपने मन को दिलासा देता है, कवि संतावना दे रहा है कि मैं आऊँगा, है ना। भले ही बरस दिन अनगिन युगों के बाद, भले ही कितने भी दिन बीत जाए, कितने भी वर्ष बीत जाए, लेकिन मैं पुनः आऊँगा। दूसरी कविता अज्ञे जी की है, सामग्री का नैवेद्य दान, है ना। इसमें क्या है, प्रस्तुत पंक्तियों में अज्ञे जी सामग्री, है ना, प्रस्तुत जो पंक्तियां हैं, हे महाबुद्ध में मंदिर आई हो, जो पंक्तियां इस संदर्भ में हम लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियां अज्ञे जी के सामग्री का नैवेद्य दान नामक कविता से लिया गया है ना। इन पंक्तियों में किसके बारे में बताया गया है, इन पंक्तियों में बुद्ध की उपासिका, है ना, महाबुद्ध की उपासिका अपने आराध्य के सामने खाली हाथ जाती है, क्योंकि वह फूल तोड़कर महाबुद्ध को चढ़ाने का साहस नहीं जुटा सकी, है ना। और वही वहाँ महाबुद्ध से कह रही है ना, जो महाबुद्ध की उपासिका है, वो क्या है, बुद्ध जी के सामने खाली हाथ जाने में हिचकिचा रही है, और हाथों में फूल रखी हुई है ना, वो फूल को चढ़ाने को साहस नहीं जुटा पा रही है, और वही वो महाबुद्ध से याचना कर रही है, कह रही है ना। तो देखते हैं क्या कहते हैं कविताओं में। हे महाबुद्ध मैं मंदिर में आई हूँ, है ना, कह रही है। रीते हाथ, रीते का अर्थ होता है खाली हाथ, फूल मैं ला ना सकी, है ना, कह रही है कि हे महाबुद्ध मैं मंदिर आई हूँ, है ना, हे महाबुद्ध मैं मंदिर आई हूँ खाली हाथ, फूल मैं ला ना सकी, है ना। कह रही है कि मैं तुमको अर्पित करने के लिए पुष्प ना ला सकी, है ना, कुछ नहीं ला सकी तुमको चढ़ाने के लिए। औरों का संग्रह तेरे योग्य न होता, औरों का संग्रह तेरे योग्य न होता, जो मुझे सुनाती जीवन के विहनल सुख क्षण। का गीत खोलती रूप जगत के द्वार, जहाँ तेरी करुणा बनती रहती भव के सपनों क्षण के आनंदों के। रह सूत्र अविराम उस भोली मुग्धा को कपती डाली से विलगा ना सकी। ना कह रही है कि हे महाबुद्ध क्या है, मैं खाली हाथ तेरी मंदिर में आई हूँ, है ना, तुमको अर्पित करने के लिए मैं पुष्प नहीं ला सकी, और किसी प्रकार का संग्रह तेरे योग्य है ही नहीं, है ना, तेरे योग्य और किसी प्रकार का संग्रह है ही नहीं। मैं उस भोली मुग्धा, है ना, भोली मुग्धा को कपती डाली से पृथक नहीं कर पाई, जो मुझे जीवन के आंदोलित करने वाले सुख के क्षणों का गीत सुनाती है ना, जो मुझे सुनाती जीवन के सुख क्षण, है ना, जीवन सुख को आनंदित करने वाले गीत मुझे जो सुनाती हैं, उस फूल को मैं क्या है, उस डाली से अलग ना कर सकी। द्वार जहाँ तेरी करुणा बुनती रहती भव के सपने क्षण के आनंदों के, है ना, कह रही है। और जो सौंदर्य जगत का द्वार खोलती है, ऐसी तेरी दया जो जगत के सपनों को संजोती है। आनंददायक क्षणों के सूत्रों को अविराम गति से मेरा साहस नहीं हो सका। मैं उस, है ना, भव के सपनों क्षणों के आनंदों, उसी कह रहे हैं कि आनंददायक क्षणों के सूत्रों को अविराम गति से मेरा साहस नहीं हो सका। रह सूत अविराम उस भोली मुग्धा को कपती डाली से विलगा न सकी। कह रही है मेरा साहस ही नहीं हुआ कि उस भोली मुग्धा को कांपती हुई डाली से अलग कर सकती, है ना। हे महाबुद्ध मैं मंदिर आई हूँ खाली हाथ, है ना। तो कह रही है कि जो
जो फूल है उसे मैं डाली से अलग करके करने का साहस नहीं ला सकी, मैं खाली हाथ आपके मंदिर आई हूँ। जो कली खिलेगी जहाँ खिली, जो फल जहाँ है, जो भी सुख जिस भी डाली पर है, हुआ पल्लवित पुलकित मैं उसे वहीं पर, अछत अनागृत अस्पृष्ट अनाविल हे महाबोध, अर्पित करती हूँ तुझे वही वही प्रत्येक भरे प्याला, जीवन का वही वही नैवेद्य चढ़ा, अपने सुंदर आनंद निमिष का तेरा हो। हे विकता गत के वर्तमान के पदम कोश, हे महाबोध, है ना। देखो इस लाइन में क्या कह रहे हैं कवि, जो कली खिलेगी जहाँ खिली, है ना, कह रहे हैं कि हे महाबोध, जो कली जहाँ खिलेगी, जो फूल जिस स्थान पर है ना, जो फूल जिस स्थान पर है, जो फल जिस स्थान पर है, जो भी सुख जिस डाली पर है, बिना किसी आघात के तुझे अर्पित करती हूँ, है ना, ये कह रहे हैं ना। तो वहीं पर अच्छा तनाग्रत स्पष्ट अनविल, है ना, तो वहीं उसी डाली के साथ मैं वो फूल फल तुम्हें अर्पित करती हूँ। हे महाबोध, वही वही प्रत्येक भर प्याला, जीवन का वही नैवेद्य चढ़ा, अपने सुंदर आनंद निवेश का कह रहे हैं। हे करुणा की मूर्ति, जो फूल जिस स्थान पर लगा है मैं तुझे उस स्थान पर समर्पित करती हूँ। मैं अपने सुंदर आनंद छड़ों के जीवन के भरे प्यालों का नैवेद्य चढ़ाती हूँ, है ना। क्या कह रहे हैं कि मैं अपने सुंदर आनंद छड़ों के जीवन के भरे प्यालों का नैवेद्य चढ़ाती हूँ, अर्थात अपनी संपूर्ण पुष्पांजलि हे भूत तुझे अर्पण करती हूँ, है ना। विकतागत के वर्तमान के पदम को मतलब हे अर्थात पुष्पांजलि हे भूत तुझे अर्पण करती हूँ। हे भूत भविष्य वर्तमान के महाबोध, यही मेरी क्या है, करुणामय पूजा है ना। क्या इसमें इन पंक्तियों में मुक्त छंद का प्रयोग किया गया है। करुणा श्रद्धा जो शब्द है वो क्या है, ध्वनित रूप में है ना। अगले हम कविता देखते हैं घर, जो अज्ञे जी की अगली कविता देखने वाले हैं घर। क्या है इसमें भी वही कह सकते हैं कि उपरोक्त पंक्तियां जो है क्या है, अज्ञे जी द्वारा रचित कविता घर से लिया गया है ना। इसमें कवि ने क्या बताया है, अपने घर की विशेषता बताते हुए वो यहाँ पे कह रहे हैं। देखते हैं, मेरा घर दो दरवाज़ों को जोड़ता है, एक घेरा है मेरा घर, दो दरवाज़ों के बीच है उसमें, किधर से भी झांको तुम दरवाजे से बाहर देख रहे होगे, तुम्हें पार का दृश्य दिख जाएगा, घर नहीं दिखेगा। मैं ही मेरा घर हूँ, मेरे घर में कोई नहीं रहता, मैं भी क्या मेरे घर में रहता हूँ, मेरे घर में जिधर से भी झांको, है ना। एकदम आसान है, जैसा है वैसे ही इसको अर्थ इसका हमको व्यक्त करना है। देखते हैं, कवि कह रहे हैं कि मेरा घर अन्य घरों से अनोखा और विशिष्ट है ना। कवि कह रहे हैं मेरा घर दो दरवाज़ों को जोड़ता है ना। कह रहे हैं कवि मेरा घर अन्य घरों से अनोखा और विशिष्ट है। इसमें क्या है, दो दरवाजे हैं, है ना। इसमें ही मेरे घर का पूरा आकार प्रकार आ जाता है। इस प्रकार मेरा घर दो दरवाज़ों के बीच स्थित है, दो दरवाज़ों के बीच उसमें है ना, इसमें मेरा घर दो दरवाज़ों के बीच स्थित है। इसमें आप कहीं भी झांकिए, है ना, किधर से भी इसमें झांको, क्या है, आपको इन दरवाज़ों से बाहर ही दिखाई देगा। कहीं से भी झांको आपको इन दरवाज़ों से बाहर ही दिखाई देगा, तुम्हें पार का दृश्य दिख जाएगा, घर नहीं दिखेगा। इस तरह देखने पर आपको दूर के सारे नज़ारे दिखाई देंगे, लेकिन कोई घर और नहीं दिख पाएगा। मैं ही मेरा घर हूँ, मेरे घर में कोई नहीं रहता, मैं भी क्या मेरे घर में रहता हूँ, मेरे घर में जिधर से भी झांको, है ना। कह रहे हैं कि इस तरह देखने पर आपको दूर के नज़ारे दिखाई देंगे, लेकिन कोई घर नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि मेरे घर में मैं ही रहता हूँ, मेरे अलावा कोई और सदस्य नहीं है। चाहे कहीं भी देखिए मैं दिखाई दूंगा, है ना, क्योंकि मेरे घर में मैं ही रहता हूँ। दूसरा देखते हैं, तुम्हारा घर वहाँ है जहाँ सड़क समाप्त होती है, पर मुझे जब सड़क पर चलते ही जाना है तब वह समाप्त कहाँ होती, तुम्हारा घर, है ना। कह रहे हैं यहाँ पे तुम्हारा घर,
वहाँ है। कह रहे हैं कि तुम्हारा घर हमारे घर से अलग और अद्भुत है ना। कवि कह रहे हैं कि मेरे घर से तुम्हारा घर अलग है, अद्भुत है ना। जहाँ सड़क समाप्त होती है वहाँ, है ना। कह रहे तुम्हारा घर तो वहाँ है जहाँ सड़क समाप्त होती है, पर मुझे जब सड़क पर चलते ही जाना है। कह रहे हैं कि सड़क तो कभी भी समाप्त नहीं होती, क्योंकि मुझे तो आजीवन सड़क पर चलना है। फिर जब अगर सड़क समाप्त ही नहीं होनी है, ख़त्म नहीं होती, तब तुम्हारा घर कहाँ है और मैं उसे कैसे पालूँगा, है ना। देखते हैं तीसरा, दूसरों के घर भीतर की ओर खुलते हैं, रहस्यों की ओर। जिन रहस्यों को वो खोलते नहीं, शहरों में भी होते हैं दूसरों के घर, दूसरों के घरों में। दूसरों के घर, दूसरों के घर हैं। कह रहे हैं कवि यहाँ पे, दूसरों के घर भीतर की ओर खुलते हैं ना, कि दूसरों के घर क्या है, भीतर की ओर खुलते हैं। दूसरों के घरों में हो रहे क्रियाकलाप क्या है, गोपनीय रहते हैं ना। कुछ भी जो रहते हैं क्रियाकलाप होते हैं क्या, गोपनीय रूप से रहते हैं। रहस्यों को खोलते नहीं, और रहस्य को क्या है, नहीं बताते, रहस्यमय ही होते हैं। रहस्यों को उजागर लोग कभी नहीं करते। हकीकत में दूसरों के घरों में झांकने की प्रवृत्ति शहरों में अधिक होती है ना। दूसरों घरों में क्या हो रहा है, क्या है, ये झांकने की प्रवृत्ति कहाँ होती है, शहरों में अधिक होती है। जो घर वास्तव में रहस्यों में लिपटे रहते हैं, वो क्या है, वो भी अन्य दूसरों के घरों में झांकने की प्रवृत्ति रखते हैं। जो अपने घरों के रहस्यों को छुपा के रखते हैं, और दूसरों के घरों के रहस्यों को भी जानने में उनको दिलचस्पी रहती है। उसी को कहा गया है दूसरों के घर, दूसरों के घरों में, दूसरों के घर, दूसरों के घर हैं। कह रहे हैं कि कवि कहता है कि उन्हें इस प्रवृत्ति का क्या है, त्याग कर देना चाहिए, कि दूसरे घर में क्या हो रहा है क्या नहीं, है ना। खुद के घर में रहस्य, ऐसे ही लोग दूसरे के घर के रहस्यों को जानने की कोशिश करते हैं। घर है कहाँ जिनकी हम बात करते हैं, घर की बातें सबकी अपनी हैं, घर की बातें कोई किसी से नहीं करता, जिनकी बातें होती है वे घर नहीं है, है ना। कह रहे हैं कि घर है कहीं जिनकी हम बात करते हैं। जितने भी हम घर देखते हैं वास्तव में घर के सच्चे अर्थ रूप में दिखाई नहीं देते हैं ना। कुछ कुछ रहस्य होते हैं, जैसे दिखते हैं वैसे नहीं होते। इस प्रकार हम जिस घर की बात करते हैं वह घर कहाँ है। घर की जो वास्तविक बातें होती हैं उनकी चर्चा कोई किसी से नहीं करता, है ना। जो वास्तविक सही सच्चाई बातें रहती है उसकी चर्चा कोई नहीं करता। अर्थात सभी लोग घर की बातों को गुप्त और छिपा कर रखते हैं ना। सब अपनी घर की बातों को गुप्त छिपा कर रखते हैं। सब अपनी अपनी घर की बातों को कोई किसी से नहीं करता, जिनकी बातें होती हैं घर नहीं। कह रहे हैं कि सभी लोग घर की बातों को गुप्त छिपा कर रखते हैं। इस प्रकार हम जो भी बातें करते हैं वे घर की नहीं होती। घर मेरा कोई है नहीं, घर मुझे चाहिए। घर के भीतर प्रकाश हो, इसकी भी मुझे चिंता नहीं। प्रकाश के घेरे भीतर मेरा घर हो, इसी की मुझे तलाश है। ऐसा कोई घर आपने देखा है। देखो कवि कह रहे हैं कि घर मेरा कोई है नहीं, मुझे घर चाहिए। कह रहे हैं कोई स्वयं के बारे में कहता है कि उसका अपना कोई घर नहीं है, उसे तो वैसा ही घर चाहिए जिसके अंदर अच्छा क्या हो, प्रकाश हो, भीतर प्रकाश हो। इसकी भी मुझे चिंता नहीं है ना। कह रहे हैं कि इसके स्थान पर तो उसे ऐसा घर चाहिए, है ना। उसे तो इस तनिक भी चिंता नहीं है कि इसके स्थान पर तो उसे ऐसा घर चाहिए जो प्रकाश के घेरे के भीतर, प्रकाश के घेरे के भीतर क्या हो, स्थित हो, है ना। प्रकाश के घेरे के भीतर वो घर क्या है, स्थित हो। इसी की मुझे तलाश है ना। वो कह रहा है ऐसे ही घर की मुझे तलाश है। ऐसा कोई घर आपने देखा है। वह कह रहे हैं कि मुझे ऐसे ही घर की तलाश है। आपने क्या ऐसा घर देखा? अगर देखा है तो मुझे अवश्य बतलाइए, है ना। इन पंक्तियों में अंकित जी की क्या है, शांत रस है, मुक्त छंदों का प्रयोग किया गया है, भाषा क्या है, सहज और शैली सुंदर सुबोध है, चित्रात्मकता है ना।